अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया-निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफ़ी सियासी हलचल देखने में मिली, फिर उसके बाद अदालती मामलात से रिलेटेड काफ़ी खबरें सामने आई हैं, फिर उसके बाद अहम मुलाकातें हुई हैं। और सर, फिर इन तमाम टॉपिक्स को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, उसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को लेकर। तो सर, समाअत का क्या अहवाल रहा? क्या अंदर की बातें सामने इस मुतालिक बताइएगा? देखिए, उसमें काज़ी फ़ायज़ीसा ने समाअत की है, 2 रुकनी बेंच ने और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल बनाने का फ़ैसला है, वो मुअत्तल करने से इनकार किया है और केस लार्जर बेंच बनाने के लिए भिजवा दिया है। और उन्होंने कहा है कि जब केस एक लार्जर बेंच सुनेगा, आईनी मामला है, तो वो लार्जर बेंच ही मुअत्तल करने का या ना मुअत्तल करने का फ़ैसला करे। जब हम पूरा केस नहीं सुन रहे, तो फिर हम फ़ैसला ऑर्डर को मुअत्तल भी करें। अब मैं इसका एक तकाबली जायज़ा लेना चाहता हूँ कि काज़ी फ़ायज़ ईसा ने इलेक्शन के लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल नहीं किया, क्योंकि उनकी राय में ये केस एक लार्जर बेंच को सुनना चाहिए और केस लार्जर बेंच को भिजवा दिया गया। मखसूस नशिस्तों का जो केस था जिस बेंच की सरबराही मंसूर अली शाह साहब कर रहे थे, वहाँ भी इसी तरह केस लार्जर बेंच को भिजवाया जाना था। केस लार्जर बेंच ने सुनना था, लेकिन उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी किया। उन्होंने मखसूस नशिस्तें सारी मुअत्तल की और मुअत्तल करके सबको डी-नोटिफ़ाई करके एक इफ़ेक्टिव ऑर्डर करके फिर केस लार्जर बेंच को भिजवा दिया। अब आप देखें ना, एक ही सुप्रीम कोर्ट है और 2 किस्म के मेरा मतलब है फैसले हैं। मंसूर अली शाह जब केस सुनते हैं, तो वो एक इफेक्टिव ऑर्डर स्टे भी देते हैं, मखसूस नशिस्तें भी खत्म करते हैं, डी-नोटिफाई करते हैं, फिर केस लार्जर बेंच को भिजवाते हैं। काज़ी फ़ायज़ ईसा सुनते हैं तो वो कहते हैं नहीं, जब सुनना लार्जर बेंच ने है, तो फिर मुझे इसमें कोई लुच तलने की ज़रूरत नहीं है, कोई इफेक्टिव ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। साफ बात है, उस वक़्त मंसूर अली शाह साहब सब कह रहे हैं कि चूँकि जजेस की उम्र बढ़ाने की और काज़ी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन देने की बात थी, तो लिहाज़ा मंसूर अली शाह ने एक इफ़ेक्टिव ऑर्डर दिया ताकि उस सारे को रोका जा सके और उसको रोकने के लिए इफ़ेक्टिव ऑर्डर करके केस जो है वो लार्जर बेंच को भिजवाया, क्योंकि मंसूर अली शाह का इंटरेस्ट था उसमें। यहाँ पर काज़ी फ़ायज़ ईसा का कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने रूटीन में केस को लिया और लार्जर बेंच को भिजवाया। मैं कोई केस के मेरिट्स पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये देख के कह रहा हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच 2 डिफरेंट तरीकों से ऑपरेट करते हैं। जैसे ही केस की जो नौयत हो, जैसे जहाँ केस में जो जज को इंटरेस्ट हो, जो ऑर्डर वो देना चाहता हो, वो दे देता है। कानून आइन का कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ तो कानून ये है कि जिस बेंच ने ऑर्डर देना है, इफेक्टिव ऑर्डर भी वही दे, स्टे भी वही दे। ये बात ठीक है। लेकिन जब मंसूर अली शाह ने इस कानून को तोड़ दिया और खुद इफेक्टिव ऑर्डर दे के लार्जर बेंच को भेज दिया, तो वो एक कानून की खिलाफ वर्जी थी, वो फिर इंटरेस्टेड जो जुडिशियल एक्टिविज्म था। तो मेरे ख्याल में बहरहाल ये केस जो है, ये इलेक्शन कमीशन इन द एंड जीत जाएगा, क्योंकि आइन का आर्टिकल 219 बहुत क्लियर है, जिसमें ट्रिब्यूनल बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने आइन और कानूनी जो इख्तियारात हैं, उनसे तजावुज़ किया हुआ है। लिहाज़ा ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं एक सिर्फ़ तकाबली जायज़ा पेश करना चाहता था कि दोनों सूरतों में आप देखें, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन 2 डिफरेंट तरीकों से ऑपरेट कर रहा है। सर, अब आगे बढ़ेंगे, अहम खत से लेके बात करेंगे। एक और खत देखने में आया है, अवैस लगारी साहब ने मोहसिन नकवी जो कि हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला है, उनको खत लिखा है और कहा है कि केपी में जो ग्रिड स्टेशंस हैं, उनकी हिफाज़त को यकीनी बनाया जाए। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ऐसे क्या खतरात लाहक हो गए हैं ग्रिड स्टेशंस को, जिनकी वजह से खत लिखने की नौबत आ गई है? और फिर सीएम केपी से वफाकी वज़ीर दाखिला की भी बात हुई है और 2-3 रोज़ में उनकी मुलाकात भी होगी, मुज़ाकरात भी होंगे। इस रिलेटेड आप क्या कहेंगे? देखिए, पेस्को ने, जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन है, उसने भी एक खत लिखा है, जिसमें एक तफ़सील है चार्ट बना के कि किस ग्रिड स्टेशन पे किस एमपीए और किस एमएनए ने हमला किया है और किस ग्रिड स्टेशन पे किस एमपीए और किस एमएनए ने हमला किया है। अब जब एमपीए और एमएनए ग्रिड स्टेशंस पर हमले करने लग गए हैं और पुलिस जो है इन हमलों की सहूलतकार बन गई है,
तो आप मुझे बताएँ इन ग्रिड स्टेशनों की हिफाज़त कैसे की जाए? ये अरबों रुपए के ग्रिड स्टेशन जो हैं सरकार की मिल्कियत हैं, वफ़ाकी हुकूमत की मिल्कियत हैं, एनटीडीसी की मिल्कियत हैं, इनके लिए क्या किया जाए? यकीनन पुलिस तो इनकी हिफाज़त नहीं कर रही है, बल्कि पुलिस तो हमला करने वालों के साथ जो है वो पहुँच रही है और हमले की सहूलतकारी कर रही है। तो फिर क्या किया जाए? मेरे ख़्याल में मोहसिन नकवी साहब के पास बतौर वज़ीर दाख़िला ये इख्तियार मौजूद है कि वो रेंजर्स और पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस को तलब कर सकते हैं, ये पेस्को के लेटर पे और वफ़ाकी वज़ीर पानी और बिजली अवैस लगारी के ख़त पे। और जब वो और तमाम जो 158 ग्रिड स्टेशंस हैं केपी के, वहाँ पर रेंजर्स और पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस को तैनात कर दिया जाए, फ़ौज लगा दी जाए, रेंजर्स लगा दिए जाएँ, एफसी लगा दिए जाए ताकि ये सिलसिला तो रुके। ये तो स्टेट विद इन अ स्टेट वाली बात हो गई, ये तो बगावत वाली बात हो गई। कल को कोई सूबा कहेगा कि मैं बैंक से नहीं खुश तो बैंक पे कब्ज़ा कर लेगा, परसों कोई सूबा किसी और वफ़ाकी इदारे से नहीं खुश होगा, वो उस पे कब्ज़ा कर लेगा। तो ये सूबे जो हैं वो कब्ज़ा करने के शुरू कर देंगे वफ़ाकी पे इदारों पे और वफ़ाक बहुत ही बेअसर सा और लाग़र सा और मजबूर सा वफ़ाक नज़र आएगा, जिसकी कोई रेट ही नहीं होगी, जिस सूबे जिसके असासों पे कब्ज़े कर रहे होंगे। तो ये तो फिर मरहट्टों की हुकूमत हो गई, बनाना रिपब्लिक हो गई। तो मेरे ख़्याल में एक संजीदगी से लेने की ज़रूरत है और जिन-जिन ने भी हमला किया है, उनकी गिरफ्तारी होनी बहुत ज़रूरी है। जिन-जिन ने भी हमला किया है, वो एमपीए, एमएनए, चीफ मिनिस्टर जो भी है, उसकी चाहे गंडापुर है, उसकी गिरफ्तारी होनी बहुत ज़रूरी है। उनकी गिरफ्तारी के बगैर ये निज़ाम हुकूमत आगे नहीं चल सकता। और एक दफ़ा फ़ौज तैनात कर दें, रेंजर्स लगा दें, फिर जो हमला करेगा देख लेंगे वो एक और 9 मई होगा। मेरे ख़्याल में फ़ौरी तौर पे तमाम ग्रिड स्टेशंस पर रेंजर्स, पैरामिलिट्री फ़ोर्सेज़ और एफसी को तैनात कर देना चाहिए। ये अवैस लगारी के इस खत के बाद मोहसिन नकवी को उन्हें ये गंडापुर के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। गंडापुर ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया है, अब उस गंडापुर की मिन्नतें तो नहीं हो सकती। आप एक बदमाश की मिन्नतें करने लग जाएँ कि भाई तुम कानून ना तोड़ो, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। और इस तरह तो किसी चीफ मिनिस्टर को लोग शहबाज शरीफ की बहुत मिसाल दे रहे हैं आजकल, कि जी शहबाज शरीफ ने भी बिजली पर बहुत एहतजाज किया था, बहुत एहतजाज किया था। मैं मानता हूँ। बतौर वज़ीर आला वो मीनार पाकिस्तान पर बैठ गए थे कि बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन वो किसी ग्रिड स्टेशन पर हमलावर तो नहीं हो गए थे। आप ये बात फ़र्क क्यों नहीं समझते कि अगर गंडापुर साहब पेशावर के किसी सड़क पे बैठ के एहतजाज कर रहे हों, तो वो और बात है। और अगर वो ग्रिड स्टेशन पर जाकर खुद बिजली ऑन करने लग जाएँ, वो और बात है। आप पुरअमन एहतजाज करें, शहबाज शरीफ ने भी पुरअमन एहतजाज किया था। पीपल्स पार्टी के दौर में लोड शेडिंग के खिलाफ कि पंजाब से ज़्यादती हो रही है और मैं समझता हूँ पंजाब से में उस वक़्त 700 मेगावाट की ज़्यादती हो भी रही थी क्योंकि पंजाब की बिजली चोरी कभी भी जो है वो केपी और सिंध के बराबर नहीं रही है। आज भी आप देखें केपी में ऐसे इलाके हैं जहाँ 80-80%, 90-90% बिजली चोरी है। आप केपी की हुकूमत लोड शेडिंग कम करना चाहती है ना, तो बिजली चोरी पे क्रैकडाउन शुरू कर दे। मर्दान की बिजली चोरी नीचे ले आए और जहाँ इलाके 90-90% बिजली चोरी है, वो नीचे ले आएँ। खुद ब खुद लोड शेडिंग कम हो जाएगी। लोड शेडिंग इसलिए तो नहीं हो रही कि पाकिस्तान में बिजली नहीं है। लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि वहाँ पे बिजली चोरी ज़्यादा है। तो मेरे ख़्याल में अब मज़ीद नरमी नहीं करनी चाहिए बल्कि इस वहाँ पे रेंजर्स और एफसी तैनात कर देने चाहिए। सर आगे बढ़ बात करेंगे एक अहम ट्वीट को लेकर। तो अलीमा खान साहिबा की जानिब से एक ट्वीट सामने आया है जिसमें बानी पीटीआई और शेर अफजल से रिलेटेड एक बात की गई है। तो उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि अब ट्वीट की गई है और बाकायदा सफाई पेश की गई है? वो मुझे तो कोई बहुत ही नाराज़गी वाला ट्वीट लग रहा है अलीमा खान का। देखिए ना वो कह रही हैं कि जब कभी इमरान खान कोई मैसेज अपनी फैमिली के ज़रिए देने चाहते हैं तो वो देते हैं और मैं वो मैसेज मीडिया में और ट्विटर के ज़रिए पहुँचा देती हूँ। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है कि मुझे कोई मैसेज दिया गया है कि मैं पार्टी को और शेर अफ़ज़ल मरवत को रीइंस्टेट करने के लिए कहूँ, तो ये गलत है। मुझे इमरान खान ने शेर अफ़ज़ल मरवत को रीइंस्टेट करने के लिए कोई मैसेज नहीं दिया। अब सूरत-ए-हाल ये है कि ये शेर अफ़ज़ल मरवत के हवाले से पिछले दिनों शिंदाना गुलज़ार और उनकी भी बहस हुई है। आदिल राजा की भी हुई है और लोगों की भी हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शेर अफ़ज़ल मरवत की बहाली के हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक लड़ाई चल रही है और वो अलीमा खान ने भी इसकी बात की है। बहुत सारे लोग जो हैं वो शेर अफ़ज़ल मरवत की बहाली चाहते हैं, लेकिन जो पीटीआई की कोर कमेटी है वो नहीं चाहती है।
तो इसलिए लिहाज़ा अभी उनकी बहाली मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रही क्योंकि कोर कमेटी छाई हुई है और इमरान खान अडयाला से एक हद से ज़्यादा उस पर अपनी पावर एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते। सर अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अहम मुलाकात को लेकर। तो बजट करीब है, फिर 1 हफ्ते तक उसकी मंजूरी ली जानी है कौमी असम्बली से। तो आज अहम मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? मुलाकात का क्या लुब-ए-लुभाव रहा? क्या अहम वादे-वईद हुए? फिर उनकी जानिब से ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की जानिब से बजट पर मुकम्मल सपोर्ट करने की यकीन दहानी भी कराई गई। इस मुतालिक क्या कहेंगे आप? मेरे ख़्याल में पिंडी का डंडा चला है और बिलावल साहब ने पहले 4 बजे जाना था, फिर 5 बजे जाना था, फिर 7 बजे जाना था, फिर 7:30 हो गए, 2-3 बार टाइम चेंज हुआ। वो बिलावल हाउस में बैठे रहे। मुझे लगता है बिलावल साहब जाना-जूना कोई नहीं चाहते थे, लेकिन डंडा बहुत सख्त था और बिलाखिर उन्हें जाकर बजट की हिमायत का यकीन दिलाना पड़ा और पिंडी ने लगता है बहुत सख्ती की है और डाँटा है बहुत ज़्यादा कि आप क्या ड्रामे कर रहे हैं हमारे साथ। और सभी ये बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने सदर भी ले लिया है, चेयरमैन सेनेट भी ले लिए हैं, गवर्नरियाँ भी ले ली हैं, बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्ट्री भी ले ली है और अब कहती है मैं हुकूमत में भी नहीं हूँ और हुकूमत क्या होता है डिप्टी स्पीकर भी आपका है। तो और अब बजट पे ड्रामे करने लग गए हैं। तो मेरे ख़्याल में नून लीग की ये बात मानी गई है कि इस तरह हम ब्लैकमेल होकर उनकी कोई शर्त नहीं मानेंगे और इसीलिए आज की मुलाकात में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि आप कहें कि जी ये बात बिलावल की मानी गई है तो वोट दिए जा रहे हैं। बिलावल अनकंडीशनल वोट दे रहा है और उसकी कोई बात आप समझें अभी तो नहीं मानी गई है, बल्कि समझो खाली हाथ ही वोट दे रहा है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है जो मानी गई है। बस एक मुलाकात हो गई है उसकी शहबाज शरीफ से और उसमें कहा चलिए, गया है कि ख़्याल रखेंगे। जी। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।